शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो रहमान और रहीम है। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास की जनरल मैथ एक्सरसाइज नंबर 1.2 को डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कि एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, हम ये 3 क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के तकरीबन 9 क्वेश्चन हैं टोटल, लेकिन मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 जो है वो करवा रहा हूँ, क्योंकि ये ही मुश्किल समझे जाते हैं इस एक्सरसाइज में। बाकी क्वेश्चन सारे तकरीबन मैं आपको जब परसेंटेज की डिटेल पढ़ाई थी तो परसेंटेज के अंदर मैंने जितनी भी एग्जांपल्स दी थी ना, उन तमाम एग्जांपल्स के ऊपर ही मबनी वो सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए वो क्वेश्चन समझाने की ज़रूरत नहीं है। उन एग्जांपल से हट के सिर्फ इसमें ये 3 क्वेश्चन थे जो कि कदरे मुश्किल इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन समझे जाते हैं, जो स्टूडेंट ज़रा मुश्किल महसूस करते हैं, तो मैं उनको डिस्कस करूँगा। तो पहला सवाल मतलब क्वेश्चन नंबर 6 मैंने लिखा है कि एक तरखान की एक मेज़ बनाने पर 720 रुपये लागत आई। अगर उसने मेज़ 920 रुपये में बेची हो तो उसका मुनाफा फ़ीसद में बताइए। आप देखें, जैसा कि क्वेश्चन को अगर गौर से पढ़ा जाए तो हर चीज़ क्लियर है। हम रियाजी का ये असूल होता है, इस तरह के जो इबारती सवालात होते हैं उनमें जो गिवन डाटा होता है, यानी कि जो मवाद दिया गया होता है, हम पहले वो लिख लेते हैं। जो फाइंड करना होता है उसको हम उसके लिए क्वेश्चन मार्क बना लेते हैं कि ये हमने फाइंड करना है, या एक्स लिख लेते हैं। अब सबसे पहले हमने देखना है कि मेज़ बनाने पर कितने रुपए उसकी लागत आई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि मेज़ बनाने पर कुल लागत उसकी कितनी आई। ठीक है जी, उसकी लागत कितनी आई है जी? 720 रुपये। ठीक है। और इसके बाद आगे हम देखते हैं कि उसने वो मेज़ 720 रुपये लगाकर बना ली, उसके बाद उसने वही मेज़ 920 रुपये में फ़रोख्त कर दी, यानी बेच दी। यानी इससे ये ज़ाहिर होता है कि उसको मुनाफा हुआ। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लिखते हैं कि कीमतें फ़रोख्त, यानी उसकी कीमतें फ़रोख्त कितनी होगी? 920 रुपये। अब अगर गौर करते हैं तो हमने मालूम क्या करना है? मुनाफा फ़ीसद। इसके लिए हम ये क्वेश्चन मार्क लिख लेते हैं, क्योंकि हमने ये मालूम करना है। अब आपने गौर करनी है कि उसने मेज़ बनाने में उसकी लागत है 720 रुपये, लेकिन उसने बेची 920 रुपये की है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल सामने सामने आपको नज़र आ रहा है कि उस बंदे को मुनाफा हो रहा है। और मुनाफा आप किस तरह मुनाफा की रकम निकालेंगे? आप निकालेंगे मुनाफा की रकम कैसे मालूम करेंगे? सिंपल सा फार्मूला इसमें बनेगा। आप ये लिख सकते हैं कि जब आपने मुनाफा निकालना होता है तो उसके लिए आपने फ़रोख्त को देखना होता है कि कीमतें फ़रोख्त अगर ज़्यादा हो रही है तो जाहिर सी बात है उसको मुनाफा हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिर कीमतें फ़रोख्त माइनस कुल लागत। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे आप गौर करेंगे, देखें कीमतें फ़रोख्त उसकी कितनी है? 920 रुपये, और माइनस कुल लागत उसकी कितनी आई थी? 720 रुपये। तो हम फिर ये कह सकते हैं कि उसको मुनाफा कितना हुआ है? 920 में से 720 निकाल लेंगे तो सीधा सीधा 200 रुपये का उसको मुनाफा हुआ है। अब हमने एक चीज़ तो फाइंड कर ली कि उसको मुनाफा कितने रुपए हुआ है, तो वो 200 रुपये उसको मुनाफा इसमें हो गया। लेकिन जो असल क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि मुनाफा को फ़ीसद में मालूम करना है। तो बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं, हम यहाँ पे लिखते हैं मुनाफा फ़ीसद। उसके लिए फार्मूला आप कौन सा अप्लाई करेंगे? आप लिखेंगे मुनाफा की रकम बटा मुनाफा की रकम बटा कुल लागत, जो उसकी लागत आई, और ज़रब 100% मालूम करने के लिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल सी बात है कि मुनाफा की रकम हम मालूम कर चुके हैं कि उसको 200 रुपये का मुनाफा हुआ। तो फिर मैं क्या लिखूँगा? मुनाफा की रकम की जगह पे मैं लिखूँगा 200, और कुल लागत का भी मुझे पता है कि कितनी लागत उसकी आई थी? 720 रुपये उसकी लागत आई थी, मैंने लिख लिया। और इसके बाद 100 जो है उसी तरह लिख लिया। अब अगर आप गौर करते हैं तो ये ऊपर वाले को ये 200 है, ये 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 0 और साथ बढ़ जाएंगे, नीचे 720 आ गया। अगर आप कैलकुलेटर की मदद से इसको करते हैं तो आसानी, कैलकुलेटर से जल्दी हो जाएगा, तो आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, वरना आप इसको
दूसरे तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, तो चूंकि कैलकुलेटर का मैं सहारा ले रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 20,000 तकसीम 720 करूँगा तो तकरीबन मेरे पास जो जवाब आ रहा है वो 27.78 आ रहा है। ठीक है जी, तो हम ये कह सकते हैं कि उसको जो मुनाफा हुआ है वो 27.78% उसने मुनाफा हासिल किया है। तो अब आपने गौर से इसको देखना है। मेरे ख्याल के मुताबिक आपको ये सवाल बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपने इस क्वेश्चन को पहले एक दफ़ा अपनी कापी के ऊपर राइट डाउन करना है, फिर उसके बाद ज़बानी करने की इसको कोशिश करनी है। तो अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हाँ जी डियर स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। जो मैंने सवाल लिखा है वाइट बोर्ड पे ज़रा गौर से इसको देखिएगा। पहले सवाल अच्छी तरीके से सुनते हैं या पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसको हल करने में आसानी हो जाती है। अगर किसी एक किताब का 84% हिस्सा 420 सफ़ात पर मुश्तमिल हो तो किताब में कुल कितने सफ़ात होंगे। ठीक है जी, पहले आपने इस सवाल को गौर से पढ़ना है, फिर उसके बाद इसको हल करना शुरू करना है। अब देखना ये है कि उसने हमें कौन सा डाटा दिया हुआ है, कौन सा हमने मालूम करना है। सबसे पहले उसने लिखा हुआ है जी एक किताब का 84% हिस्सा 420 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि किताब का 84% हिस्सा जितने सफ़ात पर मुश्तमिल है, कितने सफ़ात पर मुश्तमिल है, 420 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ठीक है जी, यानी 84% हिस्सा किताब का 420 सफ़ात पर मुश्तमिल है और हमने मालूम करना है कि किताब में अब कुल कितने सफ़ात है। तो फिर अब हम लिखेंगे कि कुल किताब के सफ़ात, कुल किताब यानी 100% हिस्सा में जितने सफ़ात हैं। ठीक है जी, तो उसके लिए सिंपल सी आपने बात है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आप देखिए 420 टोटल है और कितने फ़ीसद है, 84% है। अब आपने मालूम कितना करना है, 100% मालूम करना है, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, और ये 420 और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये 420 लिख लिया, 207 इसके ये आ गए और इसके बाद बटा 84 कर लिया। और इसके लिए भी आप कैलकुलेटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब कैलकुलेटर यूज़ करते हैं ताकि आपका टाइम जो है वो बच जाए। अब आपने क्या करना है, 42,000 तकसीम 84 करेंगे तो आपके पास सफ़ात की तादाद जो मेरे पास निकली है कैलकुलेटर पे वो 500 सफ़ात। कितनी निकली है, 500। यानी अब हमें ये बात क्लियर हो गई कि अगर एक किताब 84% हो और उसके 420 सफ़ात बनते हों तो वही जो किताब है बकिया जो उसके सफ़ात बचते हैं वो आपके सामने निकल आए हैं। तो हम फिर इस तरह लिखेंगे 420 बटा 84 ज़रब 100, और जैसा कि इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाया आपके पास 42,000 आया और ये 84 पे तकसीम किया तो आपके पास 500 सफ़ात निकल आए। तो इसका जवाब आप दे सकते हैं कि इस किताब के टोटल सफ़ात 500 थे। तो अब हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। हाँ जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। पहले नंबर पे तो आपने सवाल को अच्छे तरीके से समझना है कि ये सवाल वो आपसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, मैथमेटिक्स का ये असूल होता है, मैथ उस वक्त तक समझ में नहीं आती जब तक आप उसके सवाल को गौर से पढ़ते नहीं हैं। क्या चीज़ आपने फाइंड करनी है, कौन सा डाटा आपको उसने दिया हुआ है, किस तरीके से दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें पहले सवाल को गौर से तवज्जो से पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद सवाल को सॉल्व करना या हल करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम पहले सवाल को गौर से पढ़ें। कहते हैं कि हमज़ा अपनी कुल आमदनी में से 20% मकान के किराया पर खर्च करता है। ठीक है जी, और बकिया में से 70% घरेलू अखराजात पर। अगर उसे 1800 रुपये की बचत हो तो उसकी कुल आमदनी क्या होगी। अब काफ़ी हद तक ये सवाल आपको क्लियर हो चुका होगा कि वो सवाल में हमसे क्या पूछने जा रहा है या क्या पूछना चाहता है। मेन उसका हमसे क्वेश्चन ये है, वो कहता है कि उसकी आमदनी किराया, उसकी आमदनी में से किराया 20% जाता है, 70% घरेलू अखराजात पे जाता है
1800 रुपये वो इसी आमदनी में से बचाता भी है, लेकिन हमें आमदन का पता नहीं कि आमदन है कितनी। तो इसके लिए हम फ़र्ज़ कर लें, हम यहाँ पे लिखेंगे कि फ़र्ज़ किया आमदन। आप ये फ़र्ज़ कर लें कि उसकी 100% आमदन है, ठीक है जी। और इसके बाद उसने चूँकि ये डाटा हमें दिया हुआ है, कहता है कि 20% मकान के किराया पर खर्च करता है, तो हम ये लिख सकते हैं कि मकान के किराया पर फ़ीसद खर्च, कितने फ़ीसद खर्च कर रहा है जी? वो 20% कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, पहले उसके पास अगर फ़र्ज़ कर लिया 100% उसकी आमदन है, 100% का वो 20% खर्च कर लेता है, तो जाहिर सी बात है बकाया आमदनी फ़ीसद में हमारे पास बचेगी 100% में से माइनस कर लेंगे हम 20% को, तो बकाया हमारे पास आ जाएगा 80%, ठीक है जी। अब पहला पोर्शन हमने इसका तकरीबन कंप्लीट कर लिया है कि अब हमें समझ आ गई है कि हमारे पास जो बकाया आमदनी बच गई है वो 80% बच गई है। तो अब हम दूसरे पोर्शन की तरफ आते हैं। वो कहता है और बकिया में से 70%, बकिया ये आपके पास आ गया, ठीक है जी, 80%। अब 80% में से वो 70% घरेलू अखराजात पर खर्च करता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फिर घरेलू अखराजात पर फ़ीसद खर्च कितना करता है वो करता है जी 70% करता है, ठीक है जी। अब हमने ये 70% 100% के लिहाज से कितना हुआ, चूँकि हमने हमारे पास 80% बचा था, तो हमने अब इस 80% के हिसाब से देखना है, तो 70/100% के लिए, और ज़रब ये हमने बकाया जो हमारे पास बचा इसके लिए। अब गौर करें, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, और हमारे पास 7 8 बार 56% उसका समझो 100% के लिहाज से अगर देखा जाए तो 56% वो अखराजात कर रहा है अपने घरेलू मामलात पे, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे लाइन लगा लूँगा ताकि इसकी सेपरेशन रहे, आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है जी। अब हमने ये देखना है कि उसके जो कुल अखराजात थे वो 100% के लिहाज से कितने बनते हैं, और बकाया रकम जो बचत की मद में हमारे पास कितनी रह जाती है। अब हम उसकी कुल अखराजात यहाँ पे लिख लेंगे। कुल अखराजात की फ़ीसद कितनी है, गौर करनी है जी। पहला खर्चा उसका हमें दिया हुआ है जी, उसने 20%, ठीक है जी। दूसरा खर्चा उसका जमा कर लेंगे हम कितना, 56%। इन दोनों अखराजात को जमा करेंगे तो उसका टोटल खर्चा 100% के लिहाज से 76% जो है वो उसका खर्चा। यानी समझ लें कि अगर वो बंदा 100 रुपया कमा रहा है, यानी 100% अगर उसकी कमाई है, तो 20% मकान का किराया, 70% घरेलू अखराजात निकाल लिए जाएं, जमा कर लिया जाए, तो टोटल 76% बन जाता है। तो अब हमने देखना है कि अब हमारे पास बचत कितनी होगी। तो अब हम लिखेंगे बचत की फ़ीसद। सीधी सी बात है कि 100 समझे उसके पास 100 रुपया था, 100 में से वो 76 रुपये समझ लें कि खर्च कर देता, ठीक है। तो अब चूँकि हम फ़ीसद में कर लें हैं, तो आपके पास 100 में से 76% करेगा तो आपके पास आ जाएगा 24% बचत। यानी अब हमें समझ आ गई कि जो चीज़ हमने फ़र्ज़ की थी इसके हिसाब से वो महीने का 24% बचा रहा है, ठीक है। तो अब हमने आगे देखना ये है कि अब ये हम लिख सकते हैं कि अगर कुल आमदन 100 रुपये हो तो बचत 24 रुपये होगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम अगले स्टेप, बिल्कुल अपने आखिरी स्टेप पे आ रहे हैं, जो चीज़ हमसे वो मांग रहा है कि इसकी कुल आमदन कितनी निकलनी है। अब हमें ये बात क्लियर हो गई कि उसने 100 रुपये अगर कमाता है तो 100 रुपये के ऊपर जो उसकी बचत है वो 24 रुपये होगी, ठीक है जी। अब हम लिखेंगे कि 24 रुपये बचत पर आमदन, जैसा कि हम ऊपर मालूम कर चुके हैं 24 रुपये बचत पर आमदन कितनी है, 100 रुपये। और अगर गौर करें तो उसने हमें 1800 रुपये बचत दी हुई है। तो अब फिर हम ये लिख सकते हैं कि 1800 रुपये बचत पर फिर हमारी आमदन आसानी के साथ निकल आएगी। कैसे निकलेगी,
अब आपने क्या करना है, ये 100/24 ज़रब 1800 जो उसकी बचत है। अब हम गौर करते हैं तो 100 और 1800 इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करवा लें, ये 2 0 इसके हो गए, 2 0 साथ इसके भी मिला लें और बटा आप 24 कर लें। अब हम यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका टाइम जो है वो बच जाए। अब हमने क्या करना है जी, गौर करें आप। अब आपके पास आ गया 1,80,000 बनता है जी, ठीक है, 1,80,000 4 0 हैं तो 1,80,000 तकसीम करेंगे आप 24 के ऊपर, तो अब आपके पास 7500 यानी 7,500 रुपये उसकी आमदन आपके पास निकल रही है। तो फिर मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि 7,500 रुपये उसको उसकी यानी कुल आमदन हमारे पास निकल आई 7,500 रुपये। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था और थोड़ा लेंथी भी था पहले क्वेश्चंस की निस्बत, ये इंपॉर्टेंट भी है, अक्सर दफ़ा ये बोर्ड में आ भी चुका है। और आज जो मैंने 3 सवाल आपको समझाए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है और 8 है। मैं जैसे कि शुरू में भी आपको बता चुका हूं कि इस एक्सरसाइज के टोटल 9 क्वेश्चंस हैं। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए समझाए हैं कि ये थोड़े से इसमें मुश्किल समझे जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। बाकी तमाम क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह के हैं जो मैं पहले एग्जाम्पल्स के अंदर मुख्तलिफ तरीके से आपको पढ़ा चुका हूँ। वो हर स्टूडेंट खुद करने की पोजीशन में है, वो खुद कर सकता है। तो इसलिए मैंने ये तीनों क्वेश्चन करवाए हैं, इनको आपने पहले गौर से सुनना है, देखना है, फिर उसके बाद कोशिश करनी है इनको ज़बानी हल करने की। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।